दोस्तों, मैं बगैर किसी ताखीर के हमारे दूसरे सेशन के लिए बुलाना चाहूँगा। एंकर होंगे कासिम सैयद, मेहमानान हैं हमारे डॉक्टर खालिद आज़मी, स्कॉलर हैं, कोयत से आपका ताल्लुक़ है। तस्नीम कौसर, जनरल सेक्रेटरी बनात, आप तज्जिया निगार हैं। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हैं। एडवोकेट शरफुद्दीन साहब। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ और अपनी राय, तज्जिया और ऐसे ही हमें जो है राहें दिखाएँ। बात चले और फिर बातों बातों में जो है कोई हमें राह नजर आए। शुक्रिया। एंकर हैं कासिम सैयद, डॉक्टर खालिद आज़मी होंगे, तस्नीम कौसर, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, एडवोकेट शरफुद्दीन साहब। हाँ हाजरीन, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं प्रोग्राम का मेहमान भी हूँ और मेज़बान भी हूँ, और इस वक्त जो है मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, और इसको अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमारे इस पैनल में मोअज़्ज़िज़ हज़रात मौजूद हैं। हमारे जनाब शरफुद्दीन साहब SDPI के नायब सदर हैं, और SDPI ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। इसके साथ डॉक्टर खालिद आज़मी साहब हैं जो कुवैत में रहते हैं और मुस्लिम मसाइल से इनको बड़ी दिलचस्पी है। हमारे मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब मोहताज तारुफ नहीं हैं, ये सियासी और समाजी सतह पर बहुत सरगर्म रहे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, और अपनी सरगर्मी की वजह से इनका काफ़ी, मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि बराह करम इस प्रोग्राम के साथ खुद को शरीक करें, और जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू होने वाली है, जो वॉलंटियर्स हमारे उनसे हमारी दरख्वास्त है ज़रा दरमियान में रहे हैं, किसी तरह कोई वो ना हो, सब लोग इस प्रोग्राम में अगर आपकी समातें शामिल हो जाएं तो, चूँकि एक संजीदा और हसास मौजू पर गुफ्तगू है, और हमारे ये डॉक्टर तस्नीम कौसर साहिबा मारूफ सियासी तज्जिया निगार हैं, और ख़ातून सहाफ़ी हमारे यहाँ ख़वातीन सहाफ़त में बहुत कम हैं, लेकिन जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। मैं बग़ैर किसी तमहीद के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। हमारा मौजू ये है कि क्या अब इस बात की ज़रूरत पेश आ रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी अलग पार्टी कायम करना चाहिए, या हमेशा की तरह वो सेकुलर पार्टियों का एक ज़मीमा बनकर काम करती रहें। मैं समझता हूँ कि चूँकि ये अहम और बहुत ही हसास मौजू है, मैं इसकी इब्तिदा चूँकि SDPI के नायब सदर हैं शरफुद्दीन साहब से करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से पहले सेशन में बहुत ही मुख्तसर और मगर जामे अंदाज में सबने अपनी बात रखी, तो जितना मुख्तसर अंदाज में हो सकता है अपनी बात को कहने की कोशिश करें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि SDPI एक तजुर्बा कर रही है, क्या उनको नहीं लगता कि हमें मुस्लिम जमातों को सेकुलर पार्टियों के साथ उसी तरह अलायंस करना चाहिए जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं, और या अगर वो कोशिश करती हैं तो उनको शामिल नहीं किया जाता है? मुख्तसर से गुफ्तगू में इस पर रोशनी डालें। जी अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में कोई अलग मुसलमानों की जमात की ज़रूरत है या नहीं, ये टॉपिक है। 27 दिसंबर 1947 की तारीख याद करिए, जब लखनऊ में पूरे मुल्क के मुसलमान इकट्ठा हुए थे मौलाना आज़ाद की कॉल पर, और वहाँ ये फैसला किया था कि मुसलमानों को अपनी अलग किसी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है। उस फैसले में दो लोगों ने नोट ऑफ ऑब्जेक्शन लगाया था। उसमें से एक मौलवी इस्माइल साहब थे, जिन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए थे। बाद में उसको हम लोग आजकल लखनऊ डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, और उसमें पैगाम यह है कि मुसलमानों को सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है, अलग से सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस है, आज़ाद हो गया है मुल्क, कांग्रेस से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अब कांग्रेस को ही सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ दो लोगों ने बाइकाट किया था, उन्होंने इसे अपनी एहतजाज किया था, और उसके बाद मौलवी इस्माइल साहब ने जाकर 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई। अभी जब हम ये बात सुनते हैं और ये बात कहते हैं कि केरल की एक मिसाल है, तब हम वही भूल जाते हैं
क्या उनका फैसला भी अलग था। उनकी एक अलग सियासी जमात थी जो उस वक्त से काम करते हुए हुकूमत का हिस्सा बनी, और सबसे पहले रिजर्वेशन, हालांकि मुस्लिम लीग की वजह से सबसे पहले रिजर्वेशन मुसलमान को तमिलनाडु में मिला था, जहाँ के मौलवी इस्माइल साहब रहने वाले थे चेन्नई के, लेकिन हमें एम्पावरमेंट पहला केरल में मिला, जिसका अभी जिक्र किया गया था, इसलिए मैंने इस बात को बताया। तो जिन लोगों ने सियासी जमातें अपनी बना ली, जिनके एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो तरक्की कर गई, और जो लोग अभी गांव के इलाके से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि 30 साल पहले तक वो कौमें जो मरे हुए जानवर का गोश्त खा रही थी वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो गई हैं, तो हुकूमत कर रही हैं, और हमें भी उनके दरवाज़ों पे जाना पड़ता है। वो लोग जिनके पास कोई कारोबार नहीं था और जानवर चुरा के खेतों में रह के अपनी रोजी रोटी चलाते थे, जब पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो गए तो हुकूमतें चलाते हैं और हर जगह चलाते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि कौमों को, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान में जहाँ पे साझेदारी की सियासत होना चाहिए, अपनी एक सियासी जमात होना ही चाहिए। और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? मजमा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाता है क्या? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको एक जमात की ज़रूरत है, और आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और जो मुल्क में सबसे बड़ी कास्ट, दुनिया की सबसे बड़ी कास्ट, जिसे कास्ट फैसिज्म कहते हैं, वो यहाँ मुल्क में मौजूद है, और उसके अपने ज़ाब्ते हैं, अपनी डिसिप्लिन है। उससे मुकाबला करने के लिए मुतबादिल, इस मुल्क में मुतबादिल देने की ज़रूरत है। तो हमें सियासत को, अगर हम सिर्फ इलेक्शन को समझते रहेंगे सियासत, तो फिर हम ऐसे ही बैठेंगे, और फिर हमें इसे, ये हमारा मशवरा है कि बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय पियेंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस मुल्क में हम लीगल टर्म्स में हम माइनॉरिटी हैं, क्योंकि हमारी कम तादाद है, लेकिन पॉलिटिकली हम इस मुल्क की सेकेंड लार्जेस्ट आबादी है, सबसे बड़ी आबादियों में सेकेंड है। और उसकी वजह ये है कि अगर हम अपना ही वोट सिर्फ डाल दें तो हमें सिर्फ, हमारा हिस्सा तो 77 नशिस्तों का पार्लियामेंट में बनता है, लेकिन अपना ही वोट सिर्फ डाल दें इत्तेहाद के साथ तो तकरीबन 80-85 सीटें हम आसानी से बगैर किसी का वोट जोड़े जीत सकते हैं। बस इसी के बाद हाँ, शफीकी साहब ने कहा कि हम इतनी सीटें जीत सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पर बहस की काफ़ी गुंजाइश है कि अमलन ऐसा कितना मुमकिन है या नहीं है। मुफ्ती एजाज अशरफ साहब, और आप काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं। एजाज अशरफ साहब ने एक प्रेशर ग्रुप भी जो है बनाया है, जिसका नाम मुत्तहिदा मिल्ली मजलिस रहा, और ख़ासतौर से बिहार में काफ़ी एक्टिव रही। मैं आपके तजुर्बे की रोशनी में ये जानना चाहता हूँ कि क्या मौजूदा हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि मुसलमान को अपनी सियासी पार्टी बनाना चाहिए, और अगर नहीं बनाना चाहिए तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या ऐसा लगता है कि सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को संजीदगी के साथ हिस्सेदारी में शरीक करने के बारे में क्या गौर करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा अहम मौजू है जिस पर हमारे मिल्लत का दानिश्वर तबका हमेशा ज़हनी तौर पर मुंतशिर रहा है। एक तबका तो अपनी अलग सियासी जमात को बिल्कुल जहर से कातिल समझता है, दूसरा तबका उसको उसकी ज़रूरत का उसे बहुत शिद्दत से एहसास है। तो इस तरीके से ज़हनी इंतशार उलमा में भी और दानिश्वर तबका में भी सियासी जमात को लेकर के है, और अभी तक किसी एक नुक्ता पर या एक फ़िक्र पर हम लोग मुस्तमर नहीं हो सके। सच्चाई ये है कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जो मसाइल हैं और हमेशा पैदा होते रहेंगे। मसाइल के ख़त्मा के लिए हमेशा ज़रूरी होता है पावर का हुसूल, इक़्तिदार में हिस्सेदारी, ताकत में हिस्सेदारी। जब तक हम इक़्तिदार में नहीं होंगे उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हम देखते हैं कि जो वो तबका जो ज़िंदगी के हर मैदान में पसमानदगी का शिकार था, दलित तबका, वो अपनी एक सियासी पहचान बनाकर, सियासी ताकत बनाकर आज बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन वो पहचान या वो ताकत हम अपनी बनाने में नाकाम रहे। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे ऊपर नफ्सियाती तौर पर डर और खौफ इस तरह पैदा कर दिया गया है किसी ख़ास जमात के ताल्लुक से, एक सियासी तौर पर, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा।
मैं समझता हूँ कि जो लोग जो सेकुलर तबका है या सेकुलर जमातें हैं, उनमें हिस्सेदारी की जहाँ तक बातें हों या सियासी जमात की बातें हों, मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी तो हर हाल में होनी ही चाहिए। लेकिन उसमें फ़र्क यह है कि आज जो हम जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, जो मर्जिंग की सियासत हो जाती है, हम किसी पार्टी में मुसलमान बहसीत कौम मर्ज कर जाते हैं, उसके पीछे चलते ज़मीमा बन करके, वो ना हो करके हम अपनी एक सियासी पहचान बनाएं और एलायंस की पॉलिटिक्स करें। हम वो जो छोटे छोटे इलाकाई जमातें हैं, इलाही तबकात हैं, उनके साथ हम अगर एलायंस करते हैं तो उसके बाद हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं पॉलिटिकल मैदान में। ये 22% वोट कोई मामूली वोट नहीं होता, 20% वोट कोई मामूली नहीं होता। 30-32% अगर किसी के पास वोट है तो वो मुल्क में हुकूमत चला रहा है। तो अगर हम किसी दूसरे दबे कुचले तबके की सियासी जमातों को साथ ले करके एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ते हैं तो यकीनन उसमें कामयाबी मिलेगी। शर्त यह है कि हम वाज़ेह हिकमत अमली के साथ सिर्फ अपनी जमात को तरजीह दे करके कि हम अकेले चलेंगे या सिर्फ मुस्लिम क़यादत या मुस्लिम जमात, ठीक है मुस्लिम पहचान होनी चाहिए, मुस्लिम प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, लेकिन एलायंस की पॉलिटिक्स हमें करनी होगी, दूसरे तबके के साथ एलायंस करना होगा। जहाँ तक हिस्सेदारी की बात है कि दूसरी जमातों में हिस्सेदारी हमें मिल रही है, सेकुलर पार्टी में हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आज की तारीख में जो पार्टियाँ खुद को सेकुलर कहती हैं, वो देख लीजिए 2019 का लोकसभा इलेक्शन है, कई ऐसी रियासतें हैं जहाँ एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। झारखंड में नहीं बनाया गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर के उसके बाद गुजरात तक कहीं मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, कोई सेकुलर पार्टियाँ मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दे रही है। तो आप क्या कहेंगे? और अगर कोई मुस्लिम नुमाइंदे सेकुलर पार्टियों में हैं भी तो वो मुस्लिम नुमाइंदे नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा, वो खुद कहते हैं। जो सेकुलर पार्टियों में जो नुमाइंदे हैं वो खुद कहते हैं कि मैं मुस्लिम नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं पार्टी का नुमाइंदा हूँ, पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, पार्टी ने हमें ऐवान बाला में पहुँचाया है, ऐवान ज़ेरी में पहुँचाया है, या पार्टी ने हमें अपने जमात में कोई ओहदा दिया है, तो मैं पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मुसलमानों ने यहाँ पे अपना नुमाइंदा बनाकर नहीं भेजा है। तो ये उनका एहसास होता है। तो ऐसी शक्ल में ज़रूरत इस बात की होगी कि हमें अपनी ताकत बनाएं, अपनी ताकत के लिए अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करें। और ये चीज़ कि कायद कैसा हो या हर कायद के अंदर शिकायत निकालना, देखिए अगर हम ये चाहेंगे कि आज की तारीख में कोई फरिश्ता ऊपर से आए, कोई कायद के अंदर फरिश्ता की सिफत अगर तलाश करेंगे तो वो नामुमकिन है। हम ही में से कोई आगे बढ़ेगा और उसे हमें अपना कायद तस्लीम करना होगा। आप दलितों में देख लीजिए, अगर दलित लीडर के अंदर 100 खामियां हैं तो उनके जो मानने वाले फॉलोवर हैं उनके अंदर खामी नहीं निकालते हैं, उन्हें अपना कायद मानते हैं। तो हमें भी जो उसी तरीके से कायद मानना पड़ता है। तनकीद अच्छी चीज़ है, लेकिन कायद हमें अपना मानना पड़ेगा और उसके बाद हमें अपनी राह निकालनी होगी। मुफ्ती कासिम साहब ने कुछ बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। डॉक्टर कौसर तस्लीम साहब, ये बताइए कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर एक तबका ये सोचता है कि मुसलमान अपनी सेकुलर पार्टी अलग बनाकर जो है काम करें, एक तबका सोच रहा है, लेकिन जहाँ मुसलमान अपने वोट तक को अपना शामिल नहीं करा पाता है, हज़ारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं और हमारे यहाँ इस तरह का कोई मूवमेंट होता ही नहीं कि हम उनको शामिल करें। क्या ऐसी कम्युनिटी के अंदर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर रहा जा सकता है? ये कैसे मुमकिन होगा? अस्सलाम वालेकुम हज़रात व ख़वातीन, बहुत शुक्रिया आप सब ने ये मौका इनायत किया कि अपनी बातें रख सकें और कुछ सवालात भी ले सकें। इस सेशन को तकरीरी न बना के अगर सवाल जवाब का सेशन रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक सवालात जो टॉपिक है वो है कि मुसलमानों की सेकुलर पार्टी में शमूलियत हो, अपनी पार्टी बना के रहें या उनके साथ समझौता करें या साझा करें। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि जिस वक्त दादरी में अखलाक साहब का कत्ल हुआ, लिंचिंग हुई, 64 MLA मौजूद थे मुसलमान, 64। ये 64 MLA क्या कर रहे थे? चाहते तो यकमुश्त होके अपनी पार्टी बनाते और मुलायम सिंह या उनकी पार्टी में दबाव डाल के कुछ भी मनवा सकते थे, नहीं कर सके। तो बिना रीढ़ के मुसलमानों को जिता के और दूसरी पार्टियों का गुलाम बना के अखलाक जैसे लोगों की लिंचिंग कराते रहिए, वो वक्त गुजर चुका है। सेक्युलरिज्म का सांप अपने गले से निकाल के फेंक दीजिए, ये आपकी ड्यूटी नहीं है।
जब तक स्टेट सेक्युलरिज्म को नहीं बढ़ावा देगा, सेक्युलर नहीं होगा, आपका सेक्युलर होना कोई माने नहीं रखता। जब तक स्टेट ईद का त्यौहार स्टेट वाइज नहीं मनाएगा, तब तक सेक्युलरिज्म के कोई मायने नहीं है। स्टेट अगर दिवाली मनाता है, दशहरा मनाता है, तो ईद और बकरीद भी मनानी चाहिए। और मुसलमान पार्टियों के तजुर्बे हो चुके हैं, नुकसानात भी हैं, फायदे भी हुए हैं, पार्टियां अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि मुसलमानों ने क्या कोई अपना कायद आज तक चुना है, बनाया है? मौलाना आज़ाद, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर साहब के बाद किसी नाम पे मुसलमान इकट्ठे हुए? नहीं हुए, और उन्हें होने नहीं दिया गया है। अख्तर वासिफ साहब ने डॉक्टर फरीदी की मिसाल दी थी, आप सब जानते होंगे मुस्लिम मजलिस का जो हाल हुआ, उसमें जो भी कारक रहे हों उनकी बिखरने के, टूटने के, उसमें स्टेट को आप अलग नहीं कर सकते। आज भी जो पार्टियां हैं उनका वही लक्ष्य है कि जो मुसलमान के नाम पे खड़ी होने वाली पार्टियां हैं उनको ध्वस्त किया जाए, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। बिहार में इसकी ताज़ा मिसाल आप देखिए कि निशात के नाम पे जो नई नवेली 3 सीट लेके अपने नाम पे लड़ रही है और जीतेगी भी महागठबंधन। बेगूसराय में कांग्रेस जो है वो ओहापो की स्थिति में है कि वो कन्हैया को सपोर्ट करे न करे, पार्टी कैंडिडेट भी दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में बेगूसराय से उठ के आप किशनगंज में चले जाइए तो वहां पे भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि आपस में ही लड़ मरे लोग। आप इस हक में हैं कि पार्टी होनी चाहिए? बिल्कुल। चलिए, अब आप डॉक्टर खालिद साहब, उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, आपका ख्याल क्या है इस बारे में? मेरा ख्याल है हम लोग बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही नबीतुल अंदाज में अपनी बात रखें और माजी की बातों का तस्करा करने के बजाय आगे देखें कि आगे हमें क्या करना चाहिए। यानी देखिए, मुसलमानों की सियासी पार्टी होनी चाहिए और मौजूदा हालात में जो है हर जगह रियासती पार्टियां ज़्यादा कामयाब हैं, तो मुसलमानों की भी रियासती पार्टियां होनी चाहिए। मसलन बंगाल है, वहाँ मुसलमान की बड़ी तादाद है इलाकों में, वहाँ पार्टी होनी चाहिए। उसी बिहार का है मुख्तलिफ इलाकों में, और जो पार्टियां हैं मुसलमान की, बदरुद्दीन अजमल साहब हो गए, ओवैसी साहब हो गए, मुस्लिम लीग हो गए, इन पार्टियों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सकें। एक और चीज़ जो है, जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि जिन जगहों पर आप कम तादाद में हैं वहाँ दूसरों का भी साथ दें जो अच्छे कैंडिडेट हों। और यूपी बिहार में अगर आप बाज़ाब्ता पार्टी नहीं बना सकते लेकिन बनानी चाहिए, बहुत सारे ज़िले ऐसे जहाँ अक्सर बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, तो वहाँ प्रेशर ग्रुप होना चाहिए आपका कि भाई आपके अगर आप हमें सीट देंगे हम आपका साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए कि आज जो है हर जगह ही काम हो रहा है, तो हम क्यों पीछे हैं? अब हम हमेशा जो है हम बिल्कुल एहसास कातरी में मुब्तला रहते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं, इसके नुकसानात का वक्त गया। अब है कि जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में, मीना उसी का है। लेकिन उन्होंने बहुत मुख्तसर बात की। मुझे लग रहा है कि बजाय इसके कि हम इस चीज़ को दोबारा शुरू करें, हमारे सामीन में से जो सवाल करना चाहें वो सवाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, मेरा नाम किरण भारती है, सुपर पावर एक्सप्रेस हिंदी उर्दू अखबार की मैं एडिटर हूँ। इसके अलावा कश्मीर मीडिया और इंडो पाक मीडिया से जुड़ी हुई हूँ मैं। सर मेरा सवाल मुफ्ती साहब से, मुफ्ती अरशद साहब से कि सर अभी रमज़ान में हमारे होंगे इलेक्शन और मुसलमान बहुत जज्बाती हैं, प्लस है कि जो मजहबी रहनुमा है जो जुमे के खुतबे के बाद तकरीर करते हैं अपनी, तो वो सियासत को क्यों शामिल करते हैं कि इसको वोट दो, कांग्रेस को वोट दे मुसलमान, कि किसको वोट दे मुसलमान? मतलब वो सही है इमाम साहब की तकरीर में सियासत से बात करना? कहते हैं इमाम बुखारी को कहते हैं कि एजेंट है इमाम बुखारी। तो सर ये बता दीजिए मुझे। पहली बात तो मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि मुझे नहीं याद है कि किसी मस्जिद के मेंबरों मेहराब से कभी कोई इमाम इस तरह का ऐलान करते हैं कि फलां पार्टी को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं। हाँ, यकीनन उनको बेदार किया जाता है कि सबके सब वोट के लिए जाए और जो बेहतर कैंडिडेट हो अपने सवाबीत के मुताबिक वोट करें। किसी एक पार्टी की तरफ रहनुमाई करके कभी ऐसा मिंबरों मेहराब से कभी भी ऐलान नहीं किया जाता। ये गलतफहमी फैलाई जाती है किसी की तरफ से या किसी खास जमात की तरफ से, मस्जिद के ताल्लुक से या मदरसे के ताल्लुक से। ऐसा नहीं होता है मस्जिद में। दूसरे ये कि खास बात जो ये है
कि मस्जिद और मिंबर का इस्तेमाल होता है जगाने के लिए, बेदार करने के लिए कि कौम के ताल्लुक से, समाज के ताल्लुक से हमारी क्या जिम्मेदारी आती है। उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से जो कुछ भी होता है बेहतर बातें वो कही जाती हैं। आपको भी अगर किसी ने कहा है कि मिंबर से इमाम साहब तकरीर में ये कहते हैं कि फलां को वोट करो, फलां को ना करो, ये गलत बात है, ये गलत फहमी है आपकी, ऐसा नहीं होता। और कोई सवाल है? और कोई सवाल है? बहस नहीं, सवाल करिए। एक मिनट, सर थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने दोनों सेशन को सुना है, 1 मिनट दे दीजिए सर। मैंने दोनों सेशन वाले को सुना। सर मैं पूछना ये है कि कुछ लोग आकर के बोलते हैं कि कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। इलेक्शन के मौके पर वो 313 थे और 1000 के ऊपर गाड़ी भागे थे। यार ये कहते हुए हम अपने आप को जज्बाती बनाने की कोशिश ना करें मेरे ख्याल से। क्यों भाई, उनके आमाल, उनके अखलाक, उनका किरदार, उनका यकीन के ऊपर आज हम उतरे हैं क्या? ये करके हम समझते हैं कि दूसरों को उभारते हैं, ये समझते हैं इससे हमारा कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। बिल्कुल सरासर में समझते गलत है। इस तरह की बातें करना स्टेज पे या पॉलिटिक्स के टाइम में, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सामने वाले को बहुत ही फायदा लेता है इससे। दूसरी बात यह है सर कि हम मानते हैं कभी कोई काम हम चुपके से भी कर सकते हैं। हम उनके तादाद में बिल्कुल जीरो है। देखें जो काम वो कर रहे हैं, चोरी छुपके काम कर रहे हैं, जैसे भी करते हैं उसके मुकाबले हम कुछ नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब बहुत ही यंग हैं और उनको आना चाहिए, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बट सर मैं उस टाइम के अखबार को भी पढ़ा था, सारे अखबार को पढ़ा था, हिंदू ये और क्या बोलते हैं, हिंदी, अरबी, इंग्लिश। 1 मिनट सर, उन्होंने ये कहा था कि मैं मिल्लत के खातिर अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। मैंने देखा था, उसका रिएक्शन पड़ा था, नेगेटिव मैसेज गया था। बहुत सारे हिंदू भाई कहने लगे कि मुसलमान जब बैठ सकता है मुसलमान एक तरफ हो जाओ। तो सर ये इस तरह की बातें मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स कैसा है, टाइम स्ट्रैटेजी के खिलाफ है। हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। ये नहीं कहना कि 313 होकर के गाली बात थे, ये सब कह के बात कर रहे थे। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। AMU ब्रांच किशनगंज पर साबिक MLA कोचाधामन किशनगंज जनाब अख्तरुल ईमान साहब बिहार असेंबली में पुरजोर तकरीर किए। क्या कोई दीगर MLA बोले, जबकि ये मुद्दा तालीम से था। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट मुद्दा था, ये तालीम से था। इसी तरह सूरज नमस्कार का भी मामला है। इस पर इतनी सियासी बंदिश और कानूनी पेचीदगी क्यों? देखिए पहली बात तो मेरा ख्याल है यहाँ ये मेरा ख्याल है जो कंक्लूड हो रहा है वो अख्तरुल ईमान पे नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है और नहीं इस तरह का कोई मैसेज, कोई सवाल या जवाब में होना चाहिए। ये खुला हुआ मामला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तकरीर या किसी खास जमात के लिए अपीलिंग के लिए तो हम लोग जमा नहीं होंगे, हम लोग बहस करेंगे और अपनी नसीहत या अपनी तकरीर के द्वारा आदमी तकरीर कर सकते हैं। जैसा कि वो 313 के हवाले से कहा, वो सिर्फ एहसास कमतरी से निकालने के लिए कहा जाता है। और अल्लामा इकबाल ने खुद ये बात कही है, कल 313 थे, लरस्ता का ज़माना है, आज करोड़ों गुलामी के हवाले, तो क्या उनको हम गलत नहीं कह सकते। वो एक एहसास से बाहर निकालने के लिए इस तरह की बात की जाती है। कोई वार का मैदान नहीं है। घर का ये जहाँ तक अख्तरुल ईमान साहब या जिसके हवाले से ताल्लुक़ है, अख्तरुल ईमान की शख्सियत या उनकी जो उम्मीदवारी है यकीनन मुसल्लम है, सब लोग उसको तस्लीम करते हैं, वहाँ के लोगों में भी मकबूल है। लेकिन हमारा आज का मौजू ये नहीं है। हमारा मौजू मुस्लिम बेदारी को लेकर के है या मुस्लिम पार्टी को लेकर के, मुस्लिम जमात को लेकर के है। इस हवाले से क्या क्या रुकावटें पैदा हो सकती हैं, किस तरह की दुश्वारियाँ आ सकती हैं, हमारे मुल्क का जो सियासी तनाजुर है या आबादी का जिस तरीके से तनासुब है, इस पस मंजर में किस तरह की दुश्वारियां पेश आ सकती हैं, इस पर कोई सवाल हो तो प्लीज रखें। सर मैं सवाल पूछने से पहले 2 बात कहना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा कि हमें अलायंस की पॉलिटिक्स को अपनाना चाहिए। आज़ादी से अब तक जितनी भी मुस्लिम पार्टियां रही हैं अलायंस की ही पॉलिटिक्स की हैं और वो किसी न किसी पार्टी के साथ रही है। बीजेपी को 7% से टोटल जो मुस्लिम्स हैं वो 7% मुस्लिम से ज़्यादा कभी वोट नहीं किए। हमने कांग्रेस को हमेशा से सपोर्ट किया है।
इवेंट AIMIM, तो जो भी पार्टियां हैं पार्टियां अलग होनी चाहिए। एक मेरी भी राय है कि पार्टियां अलग होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहकर उनके पार्टी लाइन में फंसकर हम अपनी बात नहीं रख पाते। हमारे मौलाना असरारुल हक साहब के साथ वही हुआ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ जो AIMIM के साथ जो एक कम्युनल टैग है जिसको हम आज तक डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक हमारे पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए कि हमें एक तरफ RSS और BJP और एक तरफ AIMIM के साथ रखें, तो हमारा क्या है वो स्ट्रैटेजी जिसको हम अलग कर सकें और पार्टियों से। ये कम्युनल टैग की बात कर रहे हैं कि उसको कैसे हम डिफरेंशिएट करें। देखिए, इस मुल्क के अंदर कम्युनल या सेकुलरिज्म का कोई ऐसा पैमाना नहीं है, किसी पर कोई भी ऐसा टैग लगा देते हैं। असल ये जो हमने कहा था अलायंस की पॉलिटिक्स, इसका ये कदम मतलब नहीं है कि अपनी सियासी जमात नहीं होनी चाहिए। अपना सियासी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अपनी सियासी जमात होनी चाहिए, और फिर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो जिस तरीके से ये गठबंधन की सियासत होती है उसी तरीके से हम भी एक गठबंधन का एक पार्ट बने, या किसी सेकुलर जमात के साथ मिल करके, जो इलाकाई जमात है उसके साथ मिल करके और फिर मजबूती के साथ फाइट करें, तो उसके अच्छे नतायज हो सकते हैं। जहाँ तक वैसी साहब का, वैसी साहब अपना काम कर रहे हैं, अपने मैदान में कर रहे हैं, लेकिन वैसी साहब के एक बात को और ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुत सारी सेकुलर पार्टियों का एक अलायंस बना था तो वहाँ पर भी उन्होंने खुद को अलग किया था। तो इस तरह का नजरिया नहीं चलेगा। एक प्लेटफॉर्म पर अगर आते हैं मुस्लिम पार्टियां तो आनी चाहिए, और वहाँ पर जितनी छोटी छोटी पार्टियां उसका भी एक ग्रुप बनना चाहिए। और फिर अगर हम चाहेंगे कि सिर्फ मुस्लिम पार्टी अकेले पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़े, ये भी मुमकिन नहीं है। इलाकाई सतह पर इलाकाई पार्टी से हमको अलायंस करना पड़ेगा। अलायंस करके फिर हमें सियासी मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। मैं जनाब शरफुद्दीन साहब जो हैं इस पे आखिरी कमेंट करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात करें। अभी 2 सवाल हुए और मैं साहब चाहूँगा कि उन पे सप्लीमेंट्री जवाब मैं दूँ। पहला सवाल ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज में मुसलमान लीडरान को अपनी बात कहने का हक हासिल नहीं है, हक नहीं दिया जाता है, और इसका जवाब बिल्कुल इसी में शामिल है कि चूंकि अपनी उनकी कोई ज़मीन नहीं होती है, उनकी कोई मास फॉलोइंग नहीं होती है, उनका कोई समाजी और सियासी काम नहीं होता है, तो उन्हें हक जो कैसे मिल जाएगा? क्योंकि उनके पास जो टिकट मिलता है वो उनको किसी और वजह से मिलता है, उनकी काम की वजह से नहीं मिलता। जब तक आप अपने दरमियान ऐसे मजबूत लोग नहीं पैदा करते जो आपकी बातों को समझते हो और आपको रिप्रेजेंट करते हो, जब तक ये हक हासिल नहीं हो सकता। अभी दूसरा सवाल ये था कि कम्युनल टैग हो जाता है। जब हम सियासत सिर्फ इलेक्शन की करेंगे और इलेक्शन में पोलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो टैग लगेगा। अभी तमाम तरह के तजुर्बे हमारे सामने हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी यादवों ने बनाई, लेकिन वो सबकी पार्टी हो गई, यानी कि वो एक सबकी इंक्लूसिव पार्टी हो गई। अभी हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों ने, यानी कांशीराम ने एक पार्टी बनाई जिसको BSP कहते हैं, और उन्होंने उसे भी इंक्लूसिव कर लिया, सबको शामिल कर लिया। तो अगर आपको सियासत करना है तो एक ऐसी सियासत करना पड़ेगी जो सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं होगी, क्योंकि पूरे मुल्क में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अकेला मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यहाँ का रुख ये है कि पैदाइश की बुनियाद पर छोटा बड़ा माना जाता है, तो वो लोग जो आप ही की तरह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं, आपको उनसे अलायंस करना पड़ेगा। और कि हम इस मुल्क में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक कामयाब ही नहीं हो सकती जब तक आप सोशल डेमोक्रेसी कामयाब ना कर लें, क्योंकि पैदाइश की बुनियाद पर जब छोटे बड़े होंगे तो पॉलिटिक्स में भी उसका अक्स आएगा। इसलिए हमें एक लंबे तौर पे काम करने की जरूरत है, और इलेक्शन से पहले ये मसले कभी तय नहीं हो सकते कि हम वहाँ वोट कर दें और यहाँ वोट कर दें। हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो तासुब है, वो पूरे मुल्क में है। अब ये बात हो रही है कि हमें अपनी रीजनल पार्टीज होना चाहिए। अब देखिए इसमें कितना टकराव है। पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ एक साथ तासुब है, और हमें इस मुल्क में एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरह से एक ग्रोह में बांट के छोटे छोटे अस्पताल पैदा करके, कहीं पर हमारा मसलब की लड़ाई है, कहीं पर हमारी बरादरी की लड़ाई है, कहीं पर हमारी जो प्रोविंशियल पहचान है उसकी लड़ाई है, और पॉलिटिकल पार्टी की अस्पताल हैं। इनको ख़त्म करके हमें पूरे मुल्क में एक नेटवर्किंग करना पड़ेगी, और पूरे मुल्क के मामला को समझ के इस मुल्क के हालात में हमें एक साझेदारी पैदा करना पड़ेगी, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और यह सियासत को अगर हम सिर्फ इलेक्शन समझते हैं तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे, और हम हमेशा शिकायत करते हैं। देखिए, आपका चाह रहा है और हमारा भी चाह रहा है कि बातचीत होती रहे, भी चले, हर एक का सवाल लिया जाए, लेकिन वक्त की पाबंदी हम सबके रास्ते का रुड़ा है।
मैं समझता हूँ कि अभी तक जो 2 सेशन हुए हैं उसमें एक एहसास जो उभर कर आया है, चाहे वो पैनलिस्ट हो चाहे वो सामीन हो, कि ये एहसास तो ज़रूर है कि अब वक्त बहुत हो गया है, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी सुनी जाए। और दूसरी बात ये सामने आई कि अब वो वक्त भी आ गया है कि हमें अलायंस के साथ अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी मुस्लिम लीडरशिप की हौसला अफजाई करना चाहिए। ये जो हमारा मिजाज है, ये बीजेपी का एजेंट है, ये कांग्रेस का एजेंट है, ये फलाना का एजेंट है, हम लोग बड़े धड़ल्ले के साथ कह देते हैं। जरा सी कोई बात हो गई कहेंगे उसको करोड़ों रुपए मिल गया होंगे, उसको ऐसा हो गया होगा। हमारे मिजाज के खिलाफ अगर कुछ चीज़ हो जाती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। ये मिजाज बदलना होगा। मेरा ख्याल है इन दोनों सेशन का यही एक ताकतवर एहसास है जो भर कर आया है। अब मैं इस सेशन को खत्म करने का ऐलान करता हूँ और अब नए सेशन शुरू होगा। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।